नमस्कार साथियों। आज है 5 मई 2025 और 5 मई 2025 को हम क्या करने जा रहे हैं। 71वीं बीपीएससी पीटी की आस्था आईएएस की जो टेस्ट 7 है, जो पब्लिकली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो वो आप मेरे टेलीग्राम से जो है वो ले सकते हैं। आप या तो इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्रीली जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि ये अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, टेस्ट 7 के अंदर जो है हम इसको चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको हमने पब्लिकली अवेलेबल भी करवाया है। अब क्योंकि मुझे भी टेलीग्राम के ग्रुप से ही इसको मिलता है, तो मुझे जैसे ही मिला मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नीचे एक और शासक दूसरी और जो है वो राजधानी के नाम दिए गए हैं, और इनमें ये कहा गया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है, ये बतानी है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी, इसलिए इल्तुतमिश को जो है हम दिल्ली सल्तनत का जो है वो रियल फाउंडर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बहलोल लोदी, अ, इसकी राजधानी जो है वो कहाँ थी? क्या वो आगरा थी क्या? द आंसर इज नो, उसकी राजधानी थी दिल्ली। बहलोल लोदी की भी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश का संस्थापक था। आप लिख सकते हैं ये लोदी वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी थी दिल्ली। तो हमारा एक का आंसर जो गलत हमको मिल रहा है राजधानी के रूप में, वो होगा बहलोल लोदी। ठीक है, वहीं सिकंदर लोदी की राजधानी जो है वो आगरा थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने आंसर अपनी अपनी ढूंढ ली है, वो है सी, बहलोल लोदी। चलिए दूसरी बात आते हैं, इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर है। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के स्वरूप निर्धारण के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें मंगाई थी। पढ़ने का बहुत शौकीन था इल्तुतमिश, और प्रशासन के स्वरूप निर्धारण करने के लिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, इसके लिए उन्होंने बगदाद से 2 पुस्तकें मंगाई थी। उन 2 पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं कि वो 2 पुस्तकों के नाम कौन से हैं, वो बताइए आप। ठीक है, तो वो 2 पुस्तक के नाम थे अब्दुस सलातीन, मौसिर उस सलातीन। सलातीन का मतलब होता है कि बेसिकली प्रशासन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के स्वरूप के निर्धारण के लिए अब्दुस सलातीन और मासी मास मासिर उस सलातीन, ये जो किताब थी उसको जो है उन्होंने अरब से मंगाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 3 और 4। ठीक है, अगली अगली बात पे आते हैं। निम्न में से कौन एक फारसी विद्वान है जो अरबी के साथ, ये एक फारसी विद्वान है यानी ईरान का विद्वान था, जो अरबी के साथ साथ फारसी और संस्कृत का भी विद्वान था। अरबी भी जानता था, फारसी भी जानता था, और उसके साथ साथ संस्कृत भी जानता था। तो आपको पता है कि इस विद्वान का नाम था अल बरूनी। बहुत कट्टर भी था ये। ठीक है, अल बरूनी इसका नाम था। ठीक है, जो अरबी के साथ साथ फारसी भी जान रहा था और संस्कृत भी जानता था। चौथा है, ताश घड़ियाल नामक जलपरी का उपयोग किसके समय शुरू हुआ? ताश घड़ियाल नामक जलपरी का उपयोग, ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी का उपयोग किसके समय हुआ साथियों? ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी का उपयोग किसके समय हुआ? तो ये बेसिकली हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी का उपयोग जो है फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। अब इसमें क्या था कि ये समय नापने के लिए जो है हम पानी का उपयोग करते थे, ये कह सकते हैं आप। कन्नौज, आपको पता है कि त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ था। कन्नौज के पास जो स्वर्गदारी नामक नगर है,
उसकी स्थापना किसने की? कन्नौज के पास जो स्वर्गदारी नामक नगर है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये पूछा जा रहा है साथियों। कन्नौज के पास स्वर्गदारी नामक जो जगह है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। कन्नौज के पास स्वर्गदारी, नाम से ही क्लियर है, स्वर्गदारी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, क्योंकि यहां मोहम्मद बिन तुगलक ने कैंप लगाया था। ठीक है। छठा नंबर है कि लक्षद्वीप एवं मालदीव पर पहली बार किस चोल शासक ने अधिकार किया था? ये इन्होंने लक्षद्वीप पर भी अधिकार किया था और मालदीव पर भी अधिकार किया था। किस चोल शासक ने अधिकार किया था लक्षद्वीप और मालदीव पे? साथियों, आपके ऑप्शन है राजा राज, राजेंद्र वन, राजाधिराज और अधिराजेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र वन। चोल शासक राजेंद्र वन, इन्होंने लक्षद्वीप और मालदीव पे जो है वो शासन किया था। चोल शासकों के शिलालेख किन भाषाओं में आपको मिले? साथियों, चोल शासक के जो शिलालेख हैं वो आपको तमिल में भी मिले हैं और संस्कृत में भी मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। चोल शासक के जो शिलालेख हैं वो तमिल और संस्कृत, ये दोनों में मिले हैं। ठीक है। सूफीवाद में हक और खल्क से क्या तारीख है? हक और खल्क, ये जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी मूवमेंट, तो वहां सूफीवाद जो है आपको पता चलेगा। तो सूफीवाद में हक और खल्क का जो है मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों। हक का मतलब जो होता है वो होता है भगवान। सूफीवाद में हक का मतलब होता है भगवान और खल्क का मतलब होता है तात्पर्य। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सृष्टिकर्ता और सृष्टि। हक मतलब सृष्टिकर्ता और खल्क मतलब कि जो सृष्टि। ठीक है। 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर देखिए। 9 का आंसर है कि कव्वाली का विकास किस सूफी सिलसिले की खानकाहों में हुआ? कव्वाली का विकास, ठीक है, तो क्या है? सोहरावर्दी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है और कादेरिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चिश्ती सिलसिला के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, किस चीज का विकास? कव्वाली का विकास आपको देखने को मिल रहा है चिश्ती सिलसिले के अंदर। 10वां है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली है। ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, ठीक है, सही है। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है, बिल्कुल सही है। राबिया उद दौरानी का मकबरा, साथियों, राबिया उद दौरानी जो है वो औरंगजेब की पत्नी थी और राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो ग्वालियर में नहीं है, वो है औरंगाबाद में। कहाँ है? संभाजी नगर, औरंगाबाद। राबिया उद दौरानी औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। राजपूतों की उत्पत्ति के समय अग्निकुल के सिद्धांत का स्रोत है। अग्निकुल के सिद्धांत का स्रोत जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति के समय अग्निकुल के सिद्धांत का जो स्रोत है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था भाई? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। और इसी बुक में जो है राजपूतों के उत्पत्ति के अग्निकुल का जो है वो सिद्धांत आपको मिलता है। महमूद गजनवी की सेना में एक हिंदू टुकड़ी थी, सलार ए हिंदुस्तान।
तो महमूद गजनबी की जो सेना में एक हिंदू टुकड़ी थी, इसका सेनापति कौन था? ये प्रश्न है भाई। इसका सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति था तिलक। महमूद गजनबी की सेना में जो हिंदू टुकड़ी थी, उसका सेनापति था तिलक। ठीक है, जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो ये बहुत, एक तरीके से आप कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि नहीं है, कि हिंदू टुकड़ी भी थी महमूद गजनबी की सेना में, इसका सेनापति का नाम था तिलक। पूर्व मध्यकाल में संपर्क न्यूनता के कारण देश धर्म के बदले ग्राम धर्म का उल्लेख मिलने लगता है, इसका स्रोत है। देश धर्म के बदले ग्राम धर्म मिलने लग जाता है, इस इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है स्मृति चंद्रिका। साथियों, स्मृति चंद्रिका जो है एक रिलीजियस टेक्स्ट है। इसमें जो है वो रीति रिवाज और ग्राम धर्म जैसी संकल्पनाएं आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली, ये जो है ना स्मृति चंद्रिका, ये साउथ इंडियन है, और साउथ इंडियन की जो रीति रिवाज है आपको इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यही बताती है कि जो संपर्क न्यूनता के कारण देश धर्म के बदले ग्राम धर्म का उल्लेख आपको स्मृति चंद्रिका में मिलता है। 737 ईस्वी में अरबों ने सिंध की राजधानी के रूप में कौन सा नगर बसाया था? आपको तो पूछ रहा है कि अरबों के द्वारा जो सिंध विजय हुई थी 737 ईस्वी में, तो सिंध की राजधानी कौन बना था? सिंध की राजधानी जो है वो कौन बना था, उसको किस नगर को बसाया था? तो सिंध की राजधानी बनी थी अल महफूजा। ठीक है, अल महफूजा जो है वो सिंध की राजधानी के रूप में जो है वो बसाया गया था 737 ईस्वी में। न्याय की समता का सिद्धांत उच्च अधिकारियों पर लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? कि न्याय हर किसी के लिए बराबर होगा, ये किसने कहा था? तो ये लागू करने वाला जो था वो था बलबन। बलबन वही सजदा और पैबोस लागू करने वाला जो है यही है। इन्होंने ही लोह और रक्त की नीति जो है वो लागू किया था, आपको पता है ना। इन्होंने ही डिवाइन, जो कि राजा जो है वो दैवीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बात जो है बलबन ने ही कही थी। ठीक है, तो बलबन अपने आप में ना, और चालीसा को जो है वो इसी ने खत्म किया था। ठीक है, तो यानी बलबन के अनुसार जो है वो ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है। ये सारी चीजें बलबन जो है वो आपको देखने को मिलता है। 16वां नंबर है कि आप ना इसमें सुमेलित कीजिए। ठीक है, कि नामदेव जो है वो किस संप्रदाय से थे? चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। नामदेव जो है वो वरकरी संप्रदाय से थे। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। रामदास, रामदास जो है वो परमार्थ संप्रदाय के थे, आप मिलाते रहिएगा। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो है वो गोस्वामी संप्रदाय के थे, रुद्र संप्रदाय के। इनका संबंध गोस्वामी संप्रदाय से था, गोस्वामी संप्रदाय। रामानुज, रामानुज जो है वो वैष्णव संप्रदाय से जो है वो संबंध रखते हैं, और रामानंद जो है वो राम भक्त संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आई थिंक हमने सही को बताया, नामदेव वरकारी हमने कहा। ठीक है, तो अब इसको मिला लीजिएगा, आगे बढ़ी। पगोडा, ब्लैक पगोडा सब कहते हैं ना, पगोडा जो है मध्ययुगीन भारत में पगोडा क्या था भाई? ठीक है, तो ब्लैक पगोडा ये सब तो मंदिर है, लेकिन पगोडा जो है अगर मध्ययुगीन भारत में बात करेंगे तो पगोडा मतलब होता था, ये एक मुद्रा का जो है प्रकार था। ठीक है, ये दक्षिण भारत की एक मुद्रा थी। ये बेसिकली पगोडा जो है ना, ये सोने की मुद्रा थी, मतलब कि सोने की मुद्रा जो है वो पगोडा थी। ठीक है, 18वां नंबर आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की अवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रस्तव
औरतों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बतानी है। आप बताइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में। एक तरीके से ये मेंस का क्वेश्चन नहीं हो गया। चलिए, सामान्यतः समाज में औरतों का असंतोषजनक स्थान था। यही गलत हो जा रहा है भाई, यही संतोषजनक स्थान था औरतों का। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के अंदर, तो औरतें आपको मतलब बहुत एक्टिवली आपको देखने को मिलेगी कि शासन प्रशासन में, अ, युद्ध में भी औरतें भाग लग देने को मिलेगी, साहित्य में, संगीत में, कला में, अलग 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 जगह जो है औरतों की सक्रियता आपको देखने को मिलेगी। तो असंतोषजनक स्थान तो नहीं था। हाँ, देवदासियों की स्थिति में हरास हुआ था, ये बिल्कुल सही है कि देवदासी की स्थिति जो है वो थोड़ी हरास हुई थी। संपत्ति में उत्तराधिकार की भागीदारी थी, औरतों की स्थिति इतनी अच्छी थी। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्रों में भी सक्रियता थी। यानी औरतें जब अपने आप में मतलब कि ज्यादा अपने आप में जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, तो देवदासियों की स्थिति में जो है वो हरास आना ही आना था। ठीक है, तो कुल मिला के औरतों की स्थिति अच्छी थी। 19वां नंबर आते हैं कि चोलों की जो साम्राज्यवादी नीति थी कि और सारे राज्यों को मिला के अपने अंदर कर लेना है, उसमें कौन सा कथन असत्य? उन्होंने मंदिर और शहर को नष्ट किया। यही बात तो गलत है भाई, चोलों ने मंदिर बनाए थे, यानी ए आंसर होगा, यही असत्य। उन्होंने कत्लेआम भी किया, यस बिल्कुल। बच्चे और ब्राह्मण, जिनमें बच्चे और ब्राह्मण भी शामिल थे, बिल्कुल। कोई नया राज्य आप अपनाएंगे, हिंदू राजा के ही खिलाफ इन्होंने बहुत सारे जो है अभियान किए करे थे। तो चोल जो है वो कत्लेआम भी करेंगे। उन्होंने वर्जित क्षेत्रों में भी प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम की। ठीक है, तो अलग अलग जगह जो है चोलों ने प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, अगर हम राजेंद्र चोल की ही बात करें, तो आप मालदीप और लक्षद्वीप वाले एरिया को आप कवर करते हुए देखेंगे। और उसके समय तो मतलब इंडोनेशिया तक जो है शासन प्रशासन चल रहा था। ठीक है, तो 19 का ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर है कि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जो है की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था, वो कौन था? सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला आमिर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था, वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमामुद्दीन इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान जो है, इसके खिलाफ बलबन ने साजिश की और इसको जो है वो पद से विस्थापित कर दिया। इमादुद्दीन रेहान। राजकीय मुकुट कस प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। राजकीय मुकुट कस प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत के काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नी। बर्नी ने इसका जो है वो कहा था कि ये जो राजा के मुकुट पे जितनी सारी मोतियां लगी हुई है ना, वो मोती नहीं, किसानों के आंसू हैं, उनके खून के आंसू हैं जो राजा के जो है वो मुकुट पे लगा हुआ है। ससगनी सिक्का, क्या नाम है? अभी हमने पगोडा भी पढ़ा है भाई। ससगनी सिक्का किसके राजकाल में जो है वो प्रचलित हुआ था? साथियों, ससगनी सिक्का जो है ये चांदी का सिक्का हुआ करता था और ये आपको फिरोज शाह तुगलक के जो है वो शासनकाल में बहुत प्रचलित हुआ था। ससगनी का अर्थ होता है, सस मतलब छठवां हिस्सा, यानी कि वह सिक्का जो है वो दिरहम के एक हिस्से के रूप में जारी किया गया था। ससगनी सिक्का जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय जारी हुआ था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये जो पश्चिमी तट पे विजयनगर साम्राज्य था, उसका मुख्य जो पतन था वो कौन था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य पतन कौन था, मुख्य पोर्ट कौन था जिससे वो व्यापार करता था, ये बात बताइए।
ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो मुख्य पोर्ट था वो तो कालीकट था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पोर्ट में आते थे। ठीक है, अब गोवा भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था उनके लिए। कालीकट के तुलना में गोवा उतना प्रमुख नहीं था, लेकिन गोवा भी उनके लिए बहुत प्रमुख था। भटकल और कन्नौर भी विजयनगर के जो है वो व्यापार के व्यापारिक पतन थे, लेकिन सबसे अगर अधिक की बात करें तो वो कालीकट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पतन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पे कि शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो किस सूफी सिलसिले के थे, तो वो जो है वो सोहरावर्दी जो है वो संप्रदाय के थे साथियों। और ये सोहरावर्दी जो है वो अपने आप को बगदाद से जोड़ता है। ठीक है, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सोहरावर्दी जो है वो सिलसिले से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, 25वां नंबर आते हैं। 25वां नंबर आपको दिख रहा है सही से? ठीक है, रियासत नाम और सूची दो में जो है वो अलग अलग चीज दिया हुआ है। आप देखिए रियासत नाम जो है मिला लेंगे आप। रियासत नाम जो है निजामुल मुल्क तसी, निजामुल मुल्क तसी इन्होंने लिखा है। खजेन उल फुतुह, खजेन उल फुतुह, खजेन उल फुतुह या अर्ज उल फुतुह जो है वो किसने लिखा है? भाई अर्ज उल फुतुह जो है वो लिखा है आमिर खुसरो ने। खैर उल मजलिस वो हामिद कलंदर ने लिखा है। खैर उल मजलिस, खैर उल मजलिस। तारीखे मुबारक शाही सरहिंदी ने लिखा, या सरहिंदी ने लिखा है तारीखे मुबारक शाही। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तारीखे मुबारक शाही, मुबारक किसको कहा जाएगा? हिंद को। ठीक है, तारीखे मुबारक शाही सरहिंद ने लिखा। निम्नलिखित मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था? किसका संबंध जो है धार्मिक मामलों से नहीं था? तो मुहतसिब जो है वो धार्मिक मामलों से इनका जो है वो संबंध नहीं था। क्या नाम है? मुहतसिब। मुहतसिब का संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था। इसका जो मुख्य काम था कि जो मोरल पॉलिसिंग है उसको देखना, कि जो सार्वजनिक आचरण है या व्यापार की जो निगरानी है वो करना है। लेकिन जबकि सद्र है, मुफ्ती है, मुस्तौफी है, ये सारे धार्मिक मामले से जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन मुफ्तसिब जो है वो धार्मिक मामले से जुड़ा नहीं था। ये मॉनिटरिंग कर रहा होता था व्यापार को और लोगों के जो मॉरल आचरण है उनको। मुगल प्रशासन की अगर शब्दावली देखें तो वहां जमी पाए मुदा, जमी पाए मुदा शब्द का तात्पर्य क्या है? जमी तो मतलब हो गया जमीन। जमी पाए मुदा का मतलब क्या है? जमी पाए मुदा का मतलब जो है वो ये बेसिकली जमी मतलब हो गया जमीन, और पाए मुदा पाए मतलब हो गया क्या? कि बिना पैमाइश के। ठीक है, तो जमी पाए मुदा का मतलब हो गया कि जो राजस्व अधिकारियों द्वारा जो जमीन मापी नहीं गई थी, तो वैसे जमीन जो है उस जिनका सीधा 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 जो है वो राजस्व का निर्धारण नहीं हो पाया, उसको जो है हम जमी पाए मुदा कहते हैं। यानी कि बिना पैमाइश के, बिना उसके नापी के अगर हम उसकी भूमि से हम राजस्व ले रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? जमी पाए मुदा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि गल्ला बक्सी के लिए बिना पैमाइश की छोड़ी हुई भूमि, गल्ला बक्सी के लिए बिना पैमाइश की छोड़ी हुई भूमि। ठीक है,
यानी इस पे सीधा राजस्व जो है, एक तरीके से ऐसी भूमि पे हम सीधा राजस्व तय ही नहीं करते थे, क्योंकि भूमि की नापी नहीं हुई है एक तरीके से। आइए 28वां नंबर आते हैं साथियों। अब आ गया है हल्दी घाटी की युद्ध। बहुत आसान है, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई है भाई? हल्दी घाटी की युद्ध हुई है 1576 ईस्वी में। नूरजहां के साथ जो है जहांगीर का विवाह कब हुआ था? नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह होता है 1611 ईस्वी में। ठीक है, 1605 में अकबर की डेथ होती है और उसके बाद जहांगीर बनता है। नूरजहां के साथ उसकी विवाह होती है 1611 ईस्वी में। पिताजी चले गए हैं, उसके बाद विवाह हो रहा है इसका। सफवियों द्वारा कंधार पर अधिकार कब किया गया? 1622 ईस्वी में। सफवियों द्वारा कंधार पर अधिकार कब किया गया? 1622 ईस्वी में। सबसे अच्छा प्रश्न ये होगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? 1680 ईस्वी में। आप देखिए 1680 ईस्वी वही समय है जिस समय जो है औरंगजेब आपको दिखता है। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो है ना, वो हमेशा टसल बना रहा। ठीक है, और आप देखते हैं कि औरंगजेब अपना 32 साल जो है वो दक्कन में गुजारा है भाई। औरंगजेब मरा भी जो है महाराष्ट्र के ही अंदर। ठीक है, उसका कब्र भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो शिवाजी के साथ टसल उसका बहुत ज्यादा बना रहा। तो शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 ईस्वी में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाबर के बारे में जो प्रमुख स्रोत बाबरनामा है, ठीक है, वो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है भाई? बाबरनामा की जो भाषा है वो क्या है? तो बाबरनामा की जो भाषा है वो है चगताई। बाबरनामा की भाषा क्या है? चगताई। ये बात ध्यान रखेंगे। ना अरबी है, ना फारसी है, ना तुर्की है, क्या है? चगताई। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। हम लोग तुर्की या अरबी मार सकते हैं, लेकिन है चगताई। तीसवा नंबर 30वां नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि इनायर दनिश, यार दनिश, यार अजय, यार दनिश जो है वो किसने? अबुल फजल ने लिखा है भाई। एक का चार। ठीक है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा है? हुमायूं नामा जो है वो लिखा है गुलबदीन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदीन बेगम ने लिखा। बादशाह नामा, बादशाह नामा जो है वो किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और बच के कौन गया? मुंतखाब उल लुबाब, ये लिखा है काफी खान ने। मुंतखाब उल लुबाब, ये लिखा है काफी खान ने, मिला लीजिएगा। यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देसी राज्य कौन था? ये तो बड़ा आसान है भाई। ठीक है, ये मैसूर था। और इसके कौन थे? कि हैदर अली भी, और उसके साथ साथ उसका बेटा जो है अ, टीपू सुल्तान भी। ये दोनों जो है वो यूरोपीय के अंदर जो है वो यूरोपीय बेस पे अपनी जो है वो सेना तैयार करने के विचार में था। और अगर हम हैदर अली की बात करें तो फ्रांसीसी से ज्यादा मदद जो है वो ले रहा था। आपको पता ही होगा। ठीक है, 32वां नंबर है कि मैंगलोर, परमबक्कम और पोर्ट नोवो स्थानों पर निम्नलिखित किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाई हुई? ठीक है, तो किस युद्ध के अंदर जो है प्रमुख लड़ाई हुई? ये 1780 के 84 के बीच में, ये द्वितीय एंग्लो कर्नाटिक वॉर के अगेंस्ट में जो है मैंगलोर में भी, परमबक्कम में भी, पोर्टो नोवो में भी जो है वो आपको दिखता है। और इसी में जो है आपको पता है कि हैदर अली की जो है वो मृत्यु होती है सेकंड ही कर्नाटिक वॉर में। ठीक है, 33वां नंबर आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, अकबर जो है वो अकबर ने शहाबुद्दीन खां अतका और औरंगजेब काजी अब्दुल बहाव, ये जो है वो इसके प्रमुख थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सही सुमेलित है? तो ये दोनों सही सुमेलित है। ठीक है, ठीक है, तो एक और चार।
34वां नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर अटाला मस्जिद कहाँ है भाई? जौनपुर में है। मालवा जहाज महल जो है वो मालवा में है। कुबतुल इस्लाम कहाँ है भाई? कुबतुल इस्लाम तो ये दिल्ली में है ना। गुलबर्गा में जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद जो गुलबर्गा में है, ठीक है। तो ये जो है वो दिल्ली में है, सी होगा आंसर। कुबतुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में है ना, वो क्या कहते हैं, कुतुब मीनार वाले जो उसमें है, उसकी कैंपस में, कुतुब मीनार वाले कैंपस में। विजयनगर राज्य में निम्नलिखित में से किसका सामाजिक स्तर अन्य तीन से अधिक अच्छा था? सामाजिक स्तर जो है अगर कहें विजयनगर में, तो बुनकर की जो सामाजिक स्तर थी वो सबसे अच्छा था। कुम्हार हो जाए, लोहार हो जाए, चर्मकार हो जाए, सामाजिक स्थिति जो है बुनकर की अच्छी थी। क्योंकि बुनकर को जो है वो रॉयल पेट्रोनेज मिला हुआ था, राजकीय संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए उसकी जो है स्थिति आपको अच्छी दिखती है। 16 नंबर आप देखिए, 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियों और घटनाओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? साथियों 36वां नंबर जो है सही सुमेलित आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बुक्का वन मदुरई की विजय, ये सही सुमेलित नहीं है भाई। सही सुमेलित जो है त्रिमुल राय वेल्लोर की राजधानी का हस्तांतरण, ये सही सुमेलित है। बेसिकली जो त्रिमुल राय है वो वेल्लोर की राजधानी का हस्तांतरण करते हैं। अगर हम राक्षस तंगरी की लड़ाई की बात करें, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बचे कुछ हिस्से को त्रिमुल राय ने दक्षिण में समेटा और राजधानी को वेल्लोर जो है वो हस्तांतरित किया, ठीक है। इसके बाद हम आगे आए 37वें नंबर पे, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? मैंने अभी ही आपको बताया कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया भाई। मुगलों और मराठों के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष जो है वो औरंगजेब के बीच हुआ, और जब तक शिवाजी 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु नहीं होती है, और औरंगजेब तो 1707 ईस्वी में जाके मरता है, ठीक है। बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि शिवाजी यहाँ जो है वो गोरिल्ला वार सबका इस्तेमाल कर रहे थे। तुलसीदास का संबंध किस जिले से रहा है भाई? तुलसीदास का संबंध किस जिले से रहा है? आपको पता है कि ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, चित्रकूट से रहा है, ठीक है। दास्ताने अमीर हमजा की हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया है? दास्ताने अमीर हमजा की जो है, दास्ताने अमीर हमजा की हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया? तो दास्ताने अमीर हमजा की जो चित्रकारी है उसमें सबसे प्रमुख योगदान है वो अब्दुस समद और मीर सैयद अली का था, ठीक है। और अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो अब्दुल समद को जो है वो सही उत्तर माना जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ए, सिराज का अब्दुस समद। दास्ताने अमीर हमजा की जो हस्तलिपि पर जो चित्रांकन है वो सिराज का अब्दुस समद ने जो है वो किया। 40 है कि अकबर के राज्यकाल में जो भूमि है जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे, कभी पड़ती नहीं छोड़ते थे, उस भूमि को क्या कहा जाता था? उस भूमि को पोलज कहते थे, पोलज। हर वर्ष जोतते थे, हर वर्ष उस पर किसी कृषि होती थी, तो उसको कहते थे पोलज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक शहर को किस एक को दारा सिकोह ने लिखा था? दारा सिकोह बहुत ज्ञानी व्यक्ति था दारा सिकोह, और इन्होंने जो लिखा था वो मज्म उल बहरीन, इन्होंने क्या लिखा था? मज्म उल बहरीन, मतलब मज्म उल बहरीन का मतलब होता है दो समुद्रों का संगम, ठीक है। वो दारा सिकोह जो है वो बहुत एक दार्शनिक, और आप कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक जो है वो सोच वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और हिंदू और इस्लामी, विशेषकर अगर इस्लाम में विशेषकर सूफी की बात करें तो सूफी धारा को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, आपको पता ही होगा। 42 है कि शिवाजी के संबंध में जो निम्नलिखित घटनाएं हैं उनका कालक्रम क्या है?
तो अगर हम शिवाजी की घटना देखें तो आगरा की यात्रा जो है शिवाजी कब करते हैं भाई? 1666 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें तो 1674 ईस्वी में। 6 वर्ष अपने राज्याभिषेक के 6 वर्ष बाद ही वो उनकी डेथ हो जाती है। 1680 ईस्वी में वो मर जाते हैं। पूना का आक्रमण की बात करें तो 1663 ईस्वी में पूना का आक्रमण होता है। ठीक है। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर जो होता है वो 1665 ईस्वी में होता है। ठीक है। पुरंदर की संधि के 1 वर्ष बाद ही वो आगरा की यात्रा पे जाते हैं। ठीक है। 1666। ठीक है। इसको आप क्या करिए, अपने साथ जो है वो ठीक कर लीजिए। मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों का राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है वो संगठित किया था, वो किसने किया था भाई राजनीतिक शक्ति के रूप में? तो ये किया था सूरजमल ने। सूरजमल ने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है वो एक तरह संगठित करने का काम किया था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है ये बताइए। सही क्रम है कि अहमद शाह पहले, अहमद शाह, आलमगीर वन, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद अकबर, यानी 1 3 2 4। सी हो जाएगा आंसर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जहांगीर जो है, आपको पता है कि चित्रकारी में इसके समय जो है वो प्रकाष्ठा पे थी, एकदम उत्कर्ष पे था चित्रकारी। तो हम कह सकते हैं कि जहांगीर के दरबार में सबसे ज्यादा चित्रकारी थे मंसूर। पक्षियों के सबसे अच्छे चित्रकार आपको माने जाते हैं। 46वां नंबर है कि डच डच जो है वो, एक सेकेंड आइए, डच जो है वो पुलिकट, इंग्लिश जो है वो होगली। ठीक है। पुर्तगीज जो है वो गोवा, और फ्रेंच जो है वो चिंसूरा। अब इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको ये कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ये देखें कि A2 B3 यानी सी मार सकते हैं आंसर। ठीक है। इब्राहिम खां गर्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम खां गर्दी निम्नलिखित में से एक सैनिक सैनिक अधिकारी था किसका? इब्राहिम खां गर्दी सैनिक अधिकारी था किसका? तो ये पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव का जो है वो सैनिक अधिकारी था, इब्राहिम खां गर्दी। गजनबी के सेना में जो हिंदू टुकड़ी थी उसकी सेनापति कौन था? तिलक। ठीक है। आइए 50 तक आज करते हैं भाई। मराठों का सरदेश मुखी था, एक कर था सरदेश मुखी। ठीक है। तो ये सरदेश मुखी जो है चौथ के अलावा कर था, ये बेसिकली 10% का जो है वो लेते थे सरदेश मुखी। चौथ के अलावा जो है वो कर था 10%। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतः राजा बनाने वाले संसद भाइयों के रूप में ख्याल थे? मतलब कि जो किंग मेकर के रूप में कौन भाई जो है बहुत ज्यादा फेमस थे भाई? ठीक है। किंग मेकर के रूप में जिन्होंने बहुत सारे राजाओं को बनाया वो थे हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला। हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला। ठीक है। 18वीं शताब्दी में हुसैन और अब्दुल्ला भाइयों ने किंग मेकर की जो है भूमिका बहुत निभाई। अगर आप देखें तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जहांदार शाह को भी जो है यही लेके आता है। ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे किंग को जो है इन्होंने बदला। मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नलिखित अंकन होता था। गौरी वही जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। क्या अंकन होता था मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे?
मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे, उसके सोने के सिक्के पे मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पे प्रायः निम्नलिखित का अंकन होता था कि एक तरफ लक्ष्मी जी का और दूसरे पिक्चर भाग में जो है वो हिंदी में कुछ लिखा होता था, ठीक है। एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ जो है देवनागरी में लिखा होता था। ये मोहम्मद गौरी की बात हो रही है भाई। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान करके रखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप मोहम्मद गौरी से समझेंगे कि उनके जो है वो कलमा वलमा लिखा होगा, ऐसा नहीं है। वो एक तरफ जो है वो आ, लक्ष्मी जी का फोटो होता था, दूसरी तरफ जो है वो देवनागरी अक्षरों में उसका नाम लिखा होता था। ठीक है, क्लियर है। तो 50 तक आज करते, इसके बाद जो है फिर 50 करते जो है हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। थैंक यू।